प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मेडिको मुशर्रफ चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के साइंस का जो कंप्लीट साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। एक तरह से आज ये वीडियो वन शॉट होने वाला है एमसीक्यू का, जो जैक बोर्ड 2026 में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने के चांस है। तो आप लोग दोस्तों, आप लोग से यही आग्रह है कि पूरा का पूरा ज़रूर वीडियो देखेंगे ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। इस वीडियो में हम आप लोग को क्लास 10 के साइंस का चैप्टर 1 से लेकर 13 तक जितना भी सिलेबस है टोटल का एमसीक्यू इसमें लाया हूँ। तो आप लोग सब अच्छा से देखेंगे और क्वेश्चंस को करते जाएंगे, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ ये सब भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न की ओर। उससे पहले कि मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप हमारे इस मेडिको मुशर्रफ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। इसी तरह के बहुत सारे वीडियो लाएंगे एग्ज़ाम रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते, उस तरह का कंटेंट लाएंगे। और यह तो 10th क्लास का साइंस का वन शॉट होने वाला है, इसीलिए आप लोग धैर्य से देखते रहेंगे। और बहुत सारा क्वेश्चन लाया हूँ जो सभी चैप्टर्स के होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा चांस हैं और आएंगे ही आएंगे। इसीलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन किस नियम के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान संरक्षण के नियम, बी निश्चित अनुपात का नियम, सी अवगाद्रो का नियम, डी डाल्टन का नियम। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। अगला प्रश्न जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है, एक नंबर में है Pb प्लस CuCl2 से बना PbCl2 प्लस Cu। दूसरा नंबर में बना है Na2SO4 प्लस BaCl2 से बना है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तीसरा ऑप्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बना है CO2। चौथा ऑप्शन है CH4 प्लस 2O2 से CO2 प्लस H2O बना है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन में है, ए में है 1 और 4, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी 3 और 4। तो निम्न में से कौन है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें दोस्तों, इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया केवल ये 2 वाला है, इसलिए इसका ये 2 वाला है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा केवल 2। क्या हो जाएगा? केवल 2। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात है। गैसों का मोल अनुपात कितना है? H2O का तोड़ते हैं तो जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाला हाइड्रोजन गैस H2 गैस और प्लस O2 गैस में टूटता है। तो कितना अनुपात में टूटता है? कितना अनुपात में टूटता है ये पूछा है। तो हाइड्रोजन 2 अनुपात और ऑक्सीजन 1, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अनुपात 1 में टूटता है। अगला है जिसमें पूछा है
श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? यह सब प्रश्न स्टार मार्क्स लगा लीजिए। इसी तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजन, बी ऊष्माक्षेपी, सी ऊष्माशोषी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका मतलब। इसे रिएक्शन दिया हुआ ZnO प्लस कार्बन से बनता है Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें किसका उपचयन हो रहा है? ZnO का या C का या Zn का या CO का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसीलिए इसका उपचयन हो रहा है। मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीडेशन या उपचयन कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा? क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान कितना होगा? तो इसका ऑप्शन ए है 2, B4, C7, D9। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D9। क्षारीय का मतलब यहाँ पूछा है कि हम लोग जैसे क्षारीय बोलेगा तो 7 से जो pH ज़्यादा रहता है वो क्षारीय होता है, इसलिए यहाँ पर क्षारीय मान D नंबर में है, जो कि 9 क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वो लाल नहीं हो जाएगा? ऑप्शन ए NaOH, बी HNO3, सी एसिटिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोस्तों नीला पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में जो है क्षार है, ये अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो यहाँ पर क्षार कौन है? क्षार ऑप्शन नंबर ए में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, जो ये नीला लिटमस पत्र को लाल नहीं करेगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है, एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्रकृति संक्षारक है, वो पदार्थ क्या होगा? ऑप्शन ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी क्षारक। तो दोस्तों इसका याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षार। क्या होगा? क्षार हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी सिट्रिक अम्ल। तो इसका याद रखिए कि खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? मतलब गलत कथन को यहाँ पूछा। यहाँ पर कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है? कौन सा कथन गलत? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन बी। इमली में सिट्रिक अम्ल होता है, ऑप्शन सी। क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है, ऑप्शन डी। अम्लीय वर्षा का pH मान 5 से 6 से कम होता है। तो यहाँ देखिए, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इमली में सिट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टार्ट्रिक अम्ल होगा। यहाँ सिट्रिक अम्ल दिया हुआ है, यह गलत आंसर है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? गोल्ड और मरकरी, बी सोडियम और आयरन, सी पोटेशियम और हाइड्रोजन, डी पोटेशियम और गोल्ड। तो यहाँ पर दोस्त देखिए, जो पोटेशियम होता है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील
धातु है, और जो गोल्ड है, जो सोना है, वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी अधातु है जो उस सामान्य अवस्था में, सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है कार्बन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन, डी हाइड्रोजन। तो दोस्त इसका याद रखिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन ब्रोमीन हो जाएगा। जो ब्रोमीन होता है वो सामान्य अवस्था में या सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13। क्या? प्रश्न संख्या 13 कितना? इसमें क्या पूछा है? धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तन्यता, बी आघातवर्धकता, सी ध्वनिमय, डी चालकता। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त कि धातुओं को खींचकर जो पतले तार में बदलता है उसे तन्यता कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, तन्यता। अगला प्रश्न, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु है। ऑप्शन ए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, बी पोटेशियम, कॉपर, सोना, चांदी, अर्जेंटम, सी जिंक, फेरम, मैग्नीशियम, डी कॉपर, चांदी और सोना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं वो कॉपर, सोना और चांदी पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, ये बहुत पूछे जाने के चांस है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा है सीसा और टीन की मिश्र धातु का कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सोल्डर, बी गन मेटल, डी स्टील, सी स्टील, डी उपधातु। तो दोस्तों याद रखिए कि जो सीसा प्लस टीन होता है उससे बनता है, उसे कहते हैं सोल्डर, जो ऑप्शन नंबर ए में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन, बी एल्कोहल, सी कीटोन, डी हैलोजन। तो दोस्तों याद रखिए, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, जिस तरह के C6H6, तो इस तरह के यौगिक या इस तरह के कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने के चांस होते हैं। अगला प्रश्न है, HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है, मतलब फंक्शनल ग्रुप इनमें से कौन है? यौगिक दिया गया है HCHO फॉर्मल्डिहाइड जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए में है एल्कोहल, बी कीटोन, सी एल्डिहाइड, डी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पर प्रकार्यात्मक समूह में CHO है। CHO किसका होता है? CHO एल्डिहाइड का होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्डिहाइड। अगला प्रश्न, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ऑप्शन ए एल्केन, बी एल्काइन, सी एल्कीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, ये CnH2n+2 ये एल्केन का सूत्र है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस है और पहले भी पूछे गए हैं। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ, तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें और देखते रहें और अपने आप को टेस्ट करके कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं। ये मान लें कि ये अंतिम वार है, एग्ज़ाम से पहले एक अंतिम बार रिवीजन और अंतिम बार क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इस तरह का मान कर लीजिए। और ये पूरा का पूरा साइंस का खलास कर देना है, चैप्टर जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर से उठाए गए क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। अगला प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता है कितनी है? कार्बन की परमाणु संख्या होती है
6। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 2 और 4। जो बाहरी कोष में होते हैं उसे संयोजकता कहते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C4। अगला प्रश्न है प्रोपेनॉल, क्या आया? नॉल, ऑल आया, यहाँ पर ऑल आया। प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? ऑप्शन है अल्कोहल, बी एल्डिहाइड, सी कीटोन, डी कार्बोनिक अम्ल। तो याद रखिए जिसमें ऑल आ जाता है प्रोपेनॉल तो इसमें प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा, यानी कि फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा अल्कोहल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? ऑप्शन ए क्षुद्रांत, बी बृहद्रांत, सी आमाशय, डी ग्रसिका। तो याद रखिएगा कि जो आहार नाल में होती है, पाचन तंत्र के आहार नाल में होती है, वह छोटी आंत के क्षुद्रांत भाग वो सबसे लंबा भाग होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 22। अवायवीय श्वसन और वायु श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान है? पायरुवेट का इथेनॉल और ग्लूकोज में विखंडन, बी ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन, सी पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन, और डी पायरुवेट का जल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन। तो इसको याद रखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है का 3 कार्बन वाले अणु के पायरुवेट में विखंडन होता है। ये सभी में कॉमन है, चाहे वो वायवीय श्वसन हो रहा है चाहे वो अवायवीय श्वसन हो रहा हो, ये दोनों में, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? क्या पूछा यहाँ पर? क्या नहीं होता है? नहीं, यही सब ध्यान रखिएगा। जब कभी पूछता नहीं होता है तो हम लोग सोच लेते हैं कि क्या होता है, इसलिए प्रश्न सबको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें ऑप्शन ए है जल का टूटना, बी है ऑक्सीजन का मुक्त होना, सी है कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, डी है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, इसलिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में नहीं होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मूत्र का बनना, बी अपोहन, सी विसरण, डी पुनर्अवशोषण। तो इसका याद रखिए अपोहन कहलाता है, जिसे इंग्लिश में डायलिसिस कहते हैं, अपोहन। अगला प्रश्न 25 नंबर में है पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? इसको आप लोग स्टार मार्क के लगाइए, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी क्लोरोप्लास्ट, डी रंध्र। तो याद रखिए जो जाइलम होता है पौधों में, वो जल तथा खनिज लवण को संवहन करते हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए जाइलम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा है प्रश्न संख्या 26 में कि महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? कौन सा समय में? प्रसव के आखिरी समय में, डिलीवरी के आखिरी समय में। ऑप्शन ए वेसोप्रोसिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी प्रोलैक्टिन, डी थायरोक्सिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त कि प्रसव के आखिरी समय में जो हार्मोन दिया जाता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। अगला प्रश्न है ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग होता है? ऑप्शन है चीनी की कमी से, बी आयोडीन की कमी से, सी रक्त की कमी से, डी मोटापा से।
तो घेंगा रोग अथवा जिसे ग्वाइटर कहते हैं, यह रोग आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन ए डेंड्रॉन, बी सिनेप्स, सी एक्सॉन, डी डेंड्राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप लोग स्टार मार्क के लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने के चांस हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिनेप्स। जब दो न्यूरॉन के खाली मध्य स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। और एक बात आप लोग से कहना चाहते हैं कि जो हम अभी बता रहे हैं ये सब प्रश्न, इसी का पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका नाम मेडिकल मुशर्रफी है, जो इस चैनल का नाम है। इसका उस टेलीग्राम लिंक का मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पर मैं ये डाल दिया हूँ। इसी प्रश्न सब का पीडीएफ मैं वहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल में। इसलिए वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आप लोगों के पास यह सभी प्रश्न पहुँच जाए पीडीएफ के रूप में। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। इसमें पूछा है, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, बी ऑक्सिन, सी इंसुलिन हार्मोन, डी एब्सिसिक अम्ल। तो याद रखिए, जो रुधिर के शर्करा के स्तर को, जो यानी कि ब्लड शुगर को जो नियंत्रित करता है, वो हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसमें पूछा कि कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि वृक्क के दोनों के ऊपर स्थित है? जो यह किडनी है, इस किडनी के ऊपर इस तरह का एक ग्रंथि होता है, दोनों किडनी के ऊपर यह ग्रंथि होती है। तो इस ग्रंथि का नाम क्या है? कौन सी ग्रंथि यहाँ पर है? ऑप्शन ए गोनेट्स, बी पिट्यूटरी, सी अग्नाशय, डी एड्रिनल। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन एड्रिनल हो जाएगा, जिसे हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, अंग्रेजी में एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है? पादप के मादा जनन अंग। ऑप्शन ए परागकोश, बी अंडाशय, सी तंतु, डी पुंकेसर। तो यहाँ पर मादा जनन अंग कुछ इस प्रकार होते हैं, तो ये वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका, ये अंडाशय। तो ये मादा जनन अंग के भाग है। तो यहाँ पर मादा जनन अंग के भाग पूछे गए हैं, जो कि अंडाशय है। बाकी ये सभी परागकोश हुआ, तंतु हुआ और पुंकेसर हुआ, ये नर जनन अंग के भाग है। पादप के नर जनन अंग के भाग ये है, और जो कि बी नंबर ऑप्शन में अंडाशय हो, मादा जनन अंग के भाग है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा है, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? ऑप्शन ए अमीबा, बी हाइड्रा, सी स्पायरोगैरा, डी इनमें सभी। तो जो हाइड्रा होता है उसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। ये भी स्टार मार्क लगा लीजिए, जो जनन चैप्टर से रिलेटेड है। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले सालों में, और पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचरण रोग है? ऑप्शन ए कैंसर, बी टाइफाइड, सी गोनोरिया, डी कोरोना। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो गोनोरिया रोग होता है वो लैंगिक संचरण रोग होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन गोनोरिया हो गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा है, किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? ऑप्शन ए पोषण, बी श्वसन, सी जनन, डी नियंत्रण। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो जनन प्रक्रिया है, जो जनन करते हैं वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी जनन। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में पूछा है, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है?
ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, बी इंसुलिन, सी प्रोजेस्टेरोन, डी थायरोक्सिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो लड़कों की यौवनावस्थाओं के लक्षणों को नियंत्रण करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? ऑप्शन ए कायिक जनन के दौरान, बी अलैंगिक जनन के दौरान, सी लैंगिक जनन के दौरान, डी मुकुलन के दौरान। तो दोस्तों याद रखिए कि जो लैंगिक जनन के दौरान आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय होता है, ये स्टार मार्क लगा लीजिए, ये सब जेनेटिक के भाग हैं, ये सब पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा है एक युग्म नज से जिसमें पिता से वंशागत किया गया एक क्रोमोसोम एक्स गुणसूत्र है। क्या पिता का जो क्रोमोसोम है वो एक्स है? क्या है? एक्स है। किस प्रकार का बच्चा बनेगा? तो माता का अंडाणु क्या होता है? जो माता का अंडाणु होता है वो एक्स होता है। तो जब ये मिलेगा तो निषेचन होगा, तो एक्स और एक्स बनेगा, जो कि लड़की का निर्धारण करेगा। ऑप्शन ए में है लड़का, बी लड़की, सी एक्स गुणसूत्र से बच्चे के लिंग का निर्धारण नहीं होता, और डी लड़का और लड़की दोनों। नहीं, सिर्फ लड़की बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, लड़की। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? अभी अभी जस्ट ऊपर बताया कि स्त्री में XX लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सब भी छोटी छोटी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार ये सब पूछे गए प्रश्न है, इसलिए इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, पूछे जाने के चांस हैं। अगला प्रश्न संख्या 39, आनुवांशिक पदार्थ कौन से हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी DNA, सी RNA, डी उपरोक्त सभी। तो याद रखिए कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो DNA होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या? DNA आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये भी स्टार मार्क लगा लीजिए। सभी जितने प्रश्न करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ना कि सिर्फ जो हम स्टार मार्क लगा रहे हैं, इसीलिए सबको सीरियसली लेते जाएंगे कि एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए और एक भी गलत ना हो, उस तरह के प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आनुवांशिकता की इकाई है कि आनुवांशिकता की इकाई है। ऑप्शन ए जीन, बी प्रोटीन, सी DNA, डी RNA। याद रखिए कि आनुवांशिकता की इकाई जीन होती है। क्या? जीन होती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन ए 0, बी अनंत, सी 25 सेंटीमीटर, डी -25 सेंटीमीटर। तो याद रखिए कि जो समतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। क्या? अनंत होती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 42, लेंस की क्षमता मापी जाती है, कौन सी इकाई में मापी जाती है लेंस की क्षमता? ऑप्शन ए में है डायोप्टर, बी डॉप्सन, सी मैनोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। तो दोस्त याद रखिए कि लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। क्या? डायोप्टर में। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए। अगला प्रश्न है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? ए वायु में, बी निर्वात में, सी जल में, डी हीरे में। तो दोस्त याद रखिए कि जो प्रकाश होती है उसकी चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित
में से कौन सा दर्पण वाहनों के पश्च दृश्य विंग्स देखने के लिए वाहनों के पार्श्व साइड में लगा होता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण होगा यहाँ पर सी में, और डी प्रदीप्त दर्पण। तो दोस्तों जो हम लोग जो गाड़ी में लगाते हैं साइड मिरर, उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। क्या? उत्तल दर्पण लगा होता है, जिससे बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है और वस्तु को छोटी दिखाता है और अच्छा से दिखाता है, इसलिए उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? क्या होती है? सुनिए, ऋणात्मक, धनात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि इसकी फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, ऋणात्मक, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामती मतलब जो सैलून में यूज किया जाता है। किसमें? सैलून में हजामती है। तो वहाँ पर कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त याद रखिए, यहाँ पर अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि चेहरा को वहाँ पर बड़ा दिखाने के लिए अवतल दर्पण को यूज किया जाता है। अगर उत्तल रखता तो हम लोग से छोटा दर्पण में दिखाई देता, जो भी प्रतिबिंब दिखाई देता। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी वर्तुलाकार लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके लिए अवतल लेंस को यूज करते हैं, उसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे नेत्र में लेंस होता है, वो किस प्रकार का लेंस होता है जो हमारे आंखों में होता है? ऑप्शन ए अवतल, बी समतल, सी उत्तल, डी द्विफोकसी। तो दोस्त याद रखिए, इसमें उत्तल लेंस होता है। क्या? उत्तल लेंस, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए पुतली पर, सी रेटिना यानी दृष्टि पटल पर, सी कॉर्निया पर, डी परितारिका आइरिस पर। तो हम लोग जो देखते हैं वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है आंखों में? वो आंख के कौन से भाग में? रेटिना भाग में बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना भाग में, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? ऑप्शन ए प्रकाश का परिकिरणन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, डी प्रकाश का विवर्तन। तो दोस्त याद रखिए, जो तारों का टिमटिमाना हम लोग रातों में देखते हैं, खुली आसमान, साफ मौसम में तारों का जो टिमटिमाहट देखते हैं, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा है जब प्रकाश में नेत्र में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ऑप्शन ए क्रिस्टलीय लेंस पर, बी स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पर, सी परितारिका पर, डी पुतली पर। तो दोस्त याद रखिए, ये स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर अपवर्तन होता है, ताकि हानिकारक किरण आंखों के अंदर ना जा सके। अगला है जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी द्विफोकसी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी द्विफोकसी लेंस। किसमें? जरा दृष्टि के लिए। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब पूछे जाएंगे। मानव नेत्र के रंग बिरंगे संसार के चैप्टर से ये सब है।
अगला विभवांतर का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए वोल्ट, बी कूलम, सी ओम, डी एम्पियर। तो याद रखिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन विभवांतर का करेक्ट ऑप्शन वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ऑप्शन ए तार की लंबाई पर, बी तार की मोटाई पर, सी तार की आकृति पर, डी तार के पदार्थ की प्रकृति पर। तो किसी दिए गए धातु के तार के विद्युत की प्रतिरोधकता धातु के तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। इस पर निर्भर करती है, प्रकृति पर। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम, बी पार्श्व यानी समांतर क्रम, सी श्रेणी एवं पार्श्व दोनों क्रम में, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो घरों में लगाए जाते हैं वो पार्श्व क्रम में लगाए जाते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की दिशा होती है, मतलब जो धारा की दिशा होती है वो किस ओर होती है। ऑप्शन है परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत, बी परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के अनुरूप, सी परिपथ में प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा के अनुरूप, डी परिपथ में प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। तो याद रखिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन विद्युत धारा की दिशा परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, इसको आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला प्रश्न का है जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का। ऑप्शन ए कूलम, बी वाट, सी ओम, डी जूल। तो याद रखिए कि इसका प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या? ओम होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है। ऑप्शन है वोल्टमीटर, बी एमीटर, सी बैटरी, डी गैल्वेनोमीटर। तो दोस्त याद रखें, विद्युत धारा जिस यंत्र से मापा जाता है उस यंत्र का नाम एमीटर है। क्या है? एमीटर है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उस यंत्र को यानी कि युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए चुंबकीय प्रेरण, बी लघुपथन, सी विद्युत मोटर, डी विद्युत जनित्र। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा डी विद्युत जनित्र कहते हैं, जिस जनित्र से विद्युत जनित्र से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो सजातीय आवेशों के बीच सजातीय मतलब समान जाति, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस। क्या? या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस के बीच किस प्रकार का बल लगता है। आकर्षण का, प्रतिकर्षण का, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल। समान आवेश के बीच, ये समान आवेश है, इस समान आवेश के बीच याद रखिए कि प्रतिकर्षण का बल लगता है। और जब विपरीत आवेश रहेगा, प्लस माइनस यहाँ मानकर चलिए कि यहाँ प्लस माइनस है, तो इन दोनों के बीच आकर्षण और ये प्लस प्लस है, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण लगेगा। इसलिए यह समान आवेश है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो सजातीय समान जात की। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था। ऑप्शन ए हेनरी, बी ऑर्स्टेड, सी फैराडे, डी वोल्टा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑर्स्टेड ने सबसे पहले चुंबकीय प्रभाव को अवलोकित किया था, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, स्टार मार्क लगा लीजिए। अगला प्रश्न, हमारे घरों में जो विद्युत
की सप्लाई की जाती है वो कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है? ऑप्शन ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 200 वोल्ट 25 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 300 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 50 वोल्ट 60 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि जो हम लोग को घर में बिजली सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज की आती है। अगला प्रश्न, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत का मान होता है। ऑप्शन ए बहुत अधिक, वेरी हाई, बी 0, सी बहुत कम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बहुत अधिक, लघुपतन के समय। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? मानकर चले कि ये चुंबक है, कोई क्षण चुंबक, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो याद रखिए ये उत्तर से प्रकट होती है और दक्षिण की ओर जाती है, इसलिए ये उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव से क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती यानी कि अल्टरनेट, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि जो बैटरी से धारा प्राप्त होती है वो दिष्ट धारा होती है। क्या? दिष्ट धारा होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, जिसमें पूछा है एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जो मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? ऑप्शन ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी 50%। याद रखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले आप लोग इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लाओ, स्टार लगा लीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन 10% हो जाएगा कि एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता स्तर में ऊर्जा का जो मात्रा का 10% स्थानांतरित होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओजोन का निर्माण होता है ऑक्सीजन के 2 अणुओं से, बी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से, सी ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरणों से, डी ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से। तो दोस्तों ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। इसमें क्या है? ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से ओजोन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता, डी आहार श्रृंखला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्पादक। जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं और हम लोग हुए उपभोक्ता जो उससे भोजन लेते हैं। अपघटक होते हैं बैक्टीरिया, फंगस, सब अपघटक होते हैं जो कि उनको तोड़ते हैं, किसी जीव को अपघटक होते हैं वो। और जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ए ऑप्शन ए में है प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, बी में है ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, ऑप्शन ए और बी दोनों, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है क्योंकि 10% की मात्रा में बढ़ती है आगे, तो कम होती जाती है। किसी एक उपभोक्ता से दूसरा उपभोक्ता में 10% जाती है तो इससे पता हो जाता है कि कम हो जाती है और उत्तरोत्तर गति करती है एक सरल रेखा में इस तरह। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन
सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, बी सूर्य, सी पानी, डी लकड़ी। तो दोस्तों याद रखिए, जो पृथ्वी पर एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत है सूर्य। आज का सेशन यहाँ खत्म होता है दोस्तों, जो कि पूरी की पूरी साइंस बुक का टोटल 70 क्वेश्चन लाए हैं इसमें। और बताएं, जो इतना 70 क्वेश्चन बताए सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ही हाईली चांस है कि आएंगे। इसलिए आप लोग अच्छा से फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारा इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, मेडिको मुशर्रफ नाम से, और इस टेलीग्राम चैनल का हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग वहाँ ज्वाइन होके उस पीडीएफ का, यानी कि इसी पीडीएफ का वह पा सकते हैं। आज के लिए इतना है दोस्तों। आप लोग प्यार बनाए रखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट ऑफ योर एग्ज़ाम। जो 10th का एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, इसमें आप लोग बेहतर से बेहतर करें, यही मेरी दुआ है, और अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त करें।